सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं की विषय संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हम अनुवाद कार्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। अनुवाद कार्य हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। अब हम प्रथम पुरुष के वाक्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के इन वाक्यों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये वाक्य इसमें दिए गए हैं। इसका हिंदी वाक्य पहले कि बालक जाता है, तो बालक जाता है, इसके लिए इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा कि बालकः गच्छति। ये हमारा प्रथम पुरुष का वाक्य है। प्रथम पुरुष लट लकार के अंतर्गत आ रहा है। किसान खेत में जाता है, तो कृषकः क्षेत्रम गच्छति। बालिका गेंद से खेलती है, तो बालिका गेंद से तो कंदुकेन क्या आएगा। गेंद को हम संस्कृत में कंदुकेन बोलेंगे कि कंदुकेन, और खेलती है के लिए क्रीडति। सुरेश मैदान में दौड़ता है, तो सुरेशः क्षेत्रे धावति। मैदान या अगर खेत है या मैदान है तो हम उसको क्षेत्र बोलेंगे। संस्कृत भाषा में मैदान या खेत को क्षेत्र कहा जाता है। और दौड़ने के लिए धावति शब्द का प्रयोग होता है, तो सुरेशः क्षेत्रे धावति। बालक घोड़े से गिरता है, तो बालकः अश्वान पतति। दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं, तो दिनेशः सुरेशः च पुस्तकम पठत। क्योंकि इन दोनों के बीच क्या आ रहा है, दिनेश सुरेश के बीच और शब्द का हम प्रयोग किससे करेंगे, च से, कि दिनेश सुरेशः च पुस्तकम पठत। दो बालक चित्र देखते हैं, तो बालकौ चित्रम पश्यतः। वे सब पत्र लिखते हैं, तो वे सब के लिए क्या आ जाएगा, ते पत्रम लिखन्ति। ये सब पठती पठतः और पठन्ति। पठ अगर हम धातु से ले रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था कि दोस्त हैं तीन, और उन तीन दोस्तों के नाम से हम ले रहे हैं, तो ती, तह और अंति, ये प्रथम दोस्त का नाम हुआ हमारा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि वह क्या पूछता है, तो सह किम पृच्छति। और सिंह वन में रहता है, तो सिंह वने वसति। ये हमारे प्रथम पुरुष के हुए उदाहरण। अब हम मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष के वाक्य इस प्रकार है कि तुम कहाँ रहते हो। तो हमने प्रथम पुरुष में ती तह अंति। द्वितीय पुरुष के अंतर्गत अगर हम देख रहे हैं मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का हम देख रहे हैं, तो पहला दोस्त का नाम क्या हो गया था हमारा, ती तह अंति। दूसरे दोस्त का नाम क्या हो गया हमारा, सी थ और थ। सी थह, थह के बाद विसर्ग है, तो थ और थ। तुम कहाँ रहते हो, तो आएगा त्वम कुत्र वससि। रहने का कहाँ रहते हो, यानी कि वास करते हो, बसते हो, तो हमारा द्वितीय मध्यम पुरुष हो जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, तो त्वम कुत्र वससि। तुम कब खेलते हो, तो त्वम कदा क्रीडसि। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो त्वम पुस्तकम पठसि। तुम दोनों यहाँ दौड़ते हो, तो युवाम अत्र धावतः। युवाम अत्र धावतः। तुम दोनों पत्र लिखते हो, युवाम पत्र लिखतः। इन सब में थ के बाद विसर्ग लग रहा है, थह। तुम दोनों यहाँ हंसते हो, तो युवाम अत्र हंसतः। तुम सब वहाँ गाते हो, तो यूयम तत्र गायथ। तुम सब कब खाते हो। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्न पूछ रहा है वो आपसे कि तुम सब कब, तो यूयम कदा
खादत। तुम सब क्या खाते हो? तो यूयम किम पश्यत। और तुम सब बाग देखने जाते हो? तो यूयम उद्यानम द्रष्टुम गच्छति। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अब हमारा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के हम वाक्यांशों को देखेंगे। उत्तम पुरुष के वाक्यांश इस प्रकार है। मैं पाठ पढ़ता हूँ तो अहम पाठम पठामि। पहले प्रथम पुरुष में हमने देखा था कि ती तह अंति, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में ती तह अंति प्रथम दोस्त का नाम हुआ। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत सी, थह, थ ये नाम हुआ। और उत्तम पुरुष के तीनों वचन, प्रथम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें पठाम, जैसे पट धातु अगर हम ले रहे हैं या कोई भी धातु ले रहे हैं या धातु ना भी लेते हैं, तो हम तीन जो दोस्त बताए मैंने आपको उनको नाम बताए थे, तो उसमें आमी, आवह और आमह इस प्रकार से चलेंगे। तो हम तृतीय दोस्त की यहाँ पर व्याख्या करेंगे कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत वाक्यों में कि मैं गेंद खेलता हूँ तो हम कंदुकेन क्रीडामि। हम दोनों बाजार जाते हैं तो आवाम आपणम गच्छावः। हम दोनों यहाँ रहते हैं तो आवाम अत्र वसावः। हम सब पानी पीते हैं तो वयम जलम पिबामः। हम सब पत्र लिखते हैं तो वयम पत्रम लिखामः। और हम सब प्रश्न पूछते हैं तो वयम प्रश्नम पृच्छामः। यह हमने वर्तमान काल लट लकार के अंतर्गत देखे। अब हम लड़ लकार भूतकाल का यहाँ पर प्रयोग देखेंगे। लड़ लकार भूतकाल के प्रयोग में हम देखते हैं कि कार्य की समाप्ति सूचक शब्दों में तथा जिन क्रियाओं के अंत में था, थे, थी, हो एवं कार्य के हो चुकने का ज्ञान हो, उसे भूतकाल को बताने की वाली क्रिया में लड़ लकार का प्रयोग होता है। अब हम लंग लकार में देख रहे हैं, इसका हम प्रथम पुरुष देखेंगे। प्रथम पुरुष के अंतर्गत वाक्यांश इस प्रकार से दिए गए हैं कि वह गया, तो संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सह अगच्छत। राम वन गया था तो रामः वनम अगच्छत। वे दोनों वहाँ गए। तौ तत्र अगच्छताम। और वे सब गए तो ते अगच्छन। ये हमारे प्रथम पुरुष के हुए हैं। उसी प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के भी हम वाक्यांशों को देखेंगे। तुम गए थे तो त्वम अगच्छ। तुम दोनों गए थे तो युवाम अगच्छतम। और तुम सब गए थे तो यूयम अगच्छन। ये हमारे मध्यम पुरुष। और अब हम उत्तम पुरुष के लकारों को देखेंगे। उत्तम पुरुष में मैं गया था, अहम अगच्छम। हम दोनों गए थे, आवाम अगच्छाव। और हम सब गए थे तो वयम अगच्छाव। मतलब लड़ लकार में भूतकाल जो कार्य हो चुका है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, कर लिया था, कर लिया है, वो भूतकाल के अंतर्गत हो गया है। उसी प्रकार अब लिट लकार भविष्यकाल का प्रयोग। लिट लकार भविष्यकाल का प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे कि जिस क्रिया का होना सूचित हो तथा क्रिया के अंत में गा, गे, गी आवे, उसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तथा इसमें भी कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष एवं वचन की होगी। जैसे हम देखेंगे इसके वाक्यांशों को कि प्रथम पुरुष के वाक्यांश इस प्रकार है कि बालक खेलेगा तो बालकः क्रीडिष्यति। वे दोनों खेलेंगे
तो तौ क्रीडिष्यतः, और वे सब खेलेंगे तो ते क्रीडिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में हम देखेंगे तुम खेलोगे तो त्वं क्रीडिष्यसि, तुम दोनों खेलोगे तो युवाम क्रीडिष्यथः, और तुम सब खेलोगे तो यूयम क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष में हम देखेंगे मैं गेंद खेलूँगा तो अहम कन्दुकं क्रीडिष्यामि, अहम कन्दुकं क्रीडिष्यामि। ये हमारा लिट लकार हुआ। अब हम लौट लकार आज्ञार्थक का प्रयोग देखेंगे। लोट लकार में आज्ञार्थक का प्रयोग किस प्रकार होता है। आज्ञा देने अथवा निमंत्रण अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी को कोई निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको ये कार्य करना है, या आपको आमंत्रित करते निमंत्रण के लिए किसी चीज़ के लिए, तो वो लोट लकार आज्ञार्थक के रूप में प्रयोग होता है। इसके उदाहरण हम देखेंगे प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष के उदाहरण इस प्रकार है कि वह पत्र लिखे तो सह पत्रम लिखतु, वे दोनों पत्र लिखें तो तौ पत्रम लिखताम, और वे सब पत्र लिखें तो ते पत्रम लिखन्तु। ये हुआ हमारा प्रथम पुरुष। अब हम मध्यम पुरुष में देखेंगे। मध्यम पुरुष में तुम पत्र लिखो तो त्वं पत्र लिखम, तुम दोनों पत्र लिखो तो युवाम पत्रम लिखतम, और तुम सब पत्र लिखो तो यूयम पत्रम लिखत। और उसी प्रकार उत्तम पुरुष में हम देखेंगे। उत्तम पुरुष में है कि मैं पत्र लिखूं तो अहम पत्रम लिखानी, और हम दोनों पत्र लिखें तो आवाम पत्र लिखाव, और हम सब पत्र लिखें तो वयम पत्र लिखाम। यह हमारा लोट लकार के अंतर्गत आज्ञार्थ में हुआ। उसी प्रकार विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक यानी कि चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार विधि, प्रेरणा अथवा चाहिए अर्थ बतलाने में क्रिया में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम पुरुष के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष में रमेश को हंसना चाहिए तो रमेश हसेत, उन दोनों को हंसना चाहिए तो तौ हसेताम, और उन सबको हंसना चाहिए तो ते हसेहि। ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत हुआ। अब हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत देखेंगे। मध्यम पुरुष के अंतर्गत होता है तुमको हंसना चाहिए तो त्वं हसेह, तुम दोनों को हंसना चाहिए तो युवाम हसेतम, और तुम सबको हंसना चाहिए तो यूयम हसेत। उत्तम पुरुष में हम देखेंगे कि मुझे हंसना चाहिए तो अहम हसेयम, और हम दोनों को हंसना चाहिए तो आवाम हसेव, हम सबको हंसना चाहिए तो वयम हसेव। इस प्रकार से हमारे लकार के रूप में ये सारे पूर्ण हुए। इस प्रकार हमें संस्कृत में अनुवाद करते समय व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए कर्ता, क्रिया तथा अन्य शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता एवं क्रिया में समान विभक्ति, पुरुष तथा वचन का प्रयोग करें। बीच के शब्दों में हमें कारकों के नियम, कारक जो होते हैं उनके नियमों के अनुसार शब्दों में विभक्ति लगानी चाहिए। इसके लिए कारक प्रकरण में उपपद विभक्तियों का ज्ञान कराया गया है। जैसे पुत्रः पिता सह गच्छति, कि पुत्र जो है पिता के साथ जाता है। तो यहाँ पित्रा यानी कि जो पिता है, पिता शब्द में कारक चिन्ह के कारण तो षष्ठी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आ रही है? कारक चिन्हों की अगर हम देखें तो षष्ठी विभक्ति उसमें आती है। किंतु इसका संबंध कैसे है? स से।
क्योंकि संबंध क्या है, सह। भाई छठी विभक्ति अगर आ रही है तो संबंध आ रहा है, और संबंध किस में आ रहा है, सहसंबंध। तो सह उपपद के साथ होने के कारण तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार अन्य उपपदों का ध्यान रखते हुए अनुवाद करते समय उचित विभक्ति लगानी चाहिए। अनुवाद करने के लिए यत्र, तत्र, कुत्र, च, सर्वदा आदि अवयवों का ज्ञान भी हमें रखना अपेक्षित होता है। अनुवाद में अव्यय बहुत काम आते हैं। इनका विस्तृत विवेचन अव्यय प्रकरण में किया जा चुका है। साथ ही उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग भी अनुवाद में यथास्थान करना चाहिए। यहाँ अभ्यासार सभी तरह के हिंदी वाक्यों का संस्कृत में उदाहरण दिए गए हैं, तो सभी छात्रों को इसी प्रकार अन्य वाक्यों का भी संस्कृत में अनुवाद करना चाहिए। अनेक प्रकार के हमने आपको उदाहरण बताए हैं। अब आप इन सभी उदाहरणों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा आप इन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।